नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम राजनीतिक शास्त्र कक्षा 9वीं में भारत और विश्व के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमने 8वीं कक्षा में नागरिक शास्त्र पढ़ा है उसमें 9वीं कक्षा से राजनीतिक शीर्षक से हम पढ़ेंगे। राजनीतिक शास्त्र की तरह राजनीति में भी हम अपने राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे। यह अध्ययन अब अधिक व्यापक और गहरा होगा। राजनीतिक जीवन में जिस प्रकार स्थानीय शासन, संविधान के मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों आदि का समावेश होता है, उसी प्रकार देश की शासन व्यवस्था, राज्य प्रशासन, नीति निर्धारण, लोकतंत्र, विविध आंदोलन का समावेश होता है। सरकार के निर्णय, सरकार की नीतियाँ, सरकार के द्वारा किया जाने वाला सत्ता का उपयोग, इन सब का सामान्य व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। राजनीति शास्त्र इन सभी मुद्दों का वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक पद्धति से अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन द्वारा आपको राजनीतिक गतिविधियाँ, राजनीतिक विचारधाराएं और राजनीतिक प्रक्रिया का आकलन अधिक अच्छी तरह से होगा। इस आकलन का लाभ किसी भी क्षेत्र में काम करने और प्रावीण्य प्राप्त करने में होता है। तो आइए चलते हम आज राजनीतिक शास्त्र में विश्व युद्ध उत्तर राजनीतिक गतिविधियां, उसके अंदर में भारत और विश्व महत्वपूर्ण सन और घटनाओं के बारे में अगर जानकारी हासिल करते हैं तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध की कालावधि थी, जिसमें वह लड़ा गया। क्या परिमित हानि हुई, नहीं हुई, कितने लोग मारे गए, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ने के बाद आपको सविस्तर समझाते हैं। ईस्वी सन 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई। इसी क्रांति के दौरान हरित क्रांति का भी उद्गम हुआ, जहां अपरिमित मात्रा में किसान भाइयों को संसाधन और उनके अनाजों को व्यापकता बढ़ी और सारे विश्व के सामने वो किस प्रकार से आई, ये भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद कुछ बातें प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। जो शांति तरफ से लड़ने वाले और जो विजयी राष्ट्र और जो पराजित राष्ट्र थे, उनके हिस्से में जो कुछ नहीं आया उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। और उसके बाद 1939 से लेकर 45 तक धरती के ऊपर, आसमान में, पानी में लड़ा जाने वाला ये द्वितीय विश्व युद्ध कितना भयावह था, इसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 के दिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा जापान ने क्यों कर ली? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी, यह तो उनके बड़े बड़े शहर थे, वो समाप्ति के कगार पे थे, वो समूल नष्ट हो गए। ये सारी बातों की जानकारी हम हासिल करेंगे। ईस्वी सन 1961 में गुटनिरपेक्षतावादी राष्ट्र के आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद चलेंगे 1962 में क्यूबा का संघर्ष। तो आइए चलते हम अपने लेसन की तरफ, जो महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते हुए हमने आपको बताया। उसके बाद हम जो पिछली कक्षा में जो नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों हमने स्थानीय शासन संस्था, भारत का संविधान, अपने देश की शासन प्रणाली, सरकार की संरचना का अध्ययन किया। इस कक्षा में अब हम भारत के विश्व से होने वाले संबंध देखने वाले हैं। भूगोल के अध्ययन से आपको विश्व की भौगोलिक संरचना समझी होगी। इतिहास के अध्ययन से ऐतिहासिक कालखंड की वैश्विक गतिविधियां समझ में आई होगी। अब हम राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन से भारत और विश्व के बीच के संबंध और महत्वपूर्ण वैश्विक समस्याओं को समझेंगे। हम सभी अलग अलग कारणों से सुविधाओं के लिए समाज के व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों पर निर्भर होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन एक दूसरे पर अवलंबित होता है। इसमें से एक दूसरे का परस्पर सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, यह हमने देखा है। यह जैसा व्यक्ति और समाज के बारे में, उसी तरह विविध राष्ट्रों के बारे में भी है। भारत की तरह विश्व में अनेक स्वतंत्र देश है, उनमें कुछ निरंतर कुछ न कुछ आदान प्रदान चलते रहता है, व्यवहार होते रहते हैं। ये सभी स्वतंत्र देश एक दूसरे के अनुबंध भी करते हैं, देशों की अनुबंध करते। इन सभी स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न देशों की मिलकर एक व्यवस्था तैयार की जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषता हम समझेंगे। सबसे पहले चलेंगे
परस्परावलंबन। हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि जो हमारे परिवार में जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, कितना भी धनाढ्य परिवार क्यों न हो, सारी स्थितियों में सब कुछ उनके परिवार में होते हुए भी कभी कभी किसी चीज की कमतरता हो जाती है। उसी प्रकार राष्ट्र राष्ट्र के बीच भी कमतरता हो जाती है। इसलिए परस्परावलंबन बड़ा अनिवार्य है। जैसे कि हम एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, राष्ट्र कितना भी बड़ा हो, समृद्ध हो, विकसित हो, वह कभी न कभी सभी बातों से स्वयं पूर्ण नहीं होता। बड़े राष्ट्रों को भी उनके बड़े बड़े छोटे राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए परस्परावलंबन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अर्थात आज की वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, वैशिष्ट्य माना जाता है। विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करे, यह विषय में नीति निर्धारित करता है। इसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। भारत की विदेश नीति का हम अब अगले अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चले विदेश नीति के बाद में प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। तो प्रथम विश्व युद्ध में हमें क्या दिखाई देता है, उसकी पृष्ठभूमि हम देखें। आज हम विश्व में रहते हैं, अनेक घटनाओं गतिविधियों द्वारा आकार पाया है। इसलिए हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। इसलिए हम चलेंगे इतिहास की तरफ। पिछली शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध खड़ा हुआ है, जिसे हम तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं। 2 विश्व युद्ध के बाद में शांति प्रणाली के तहत हर राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से अवलंबित था और कैसे दुबके से चलता था, यह भी बात हम देखेंगे। 2 विश्व युद्ध पिछली शताब्दी की महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उनके कारण विश्व बदला, विश्व में प्रवाह बदल गए, नए विचार आए विश्व युद्ध के कारण। और क्या हुआ, यह समझने के लिए हम चलते हैं विश्व युद्ध की तरफ। वर्ष 1914 से लेकर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह युद्ध यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे। तत्कालिक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था का यूरोप का बहुत बड़ा महत्व था। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि हुई। युद्ध में सहभागी राष्ट्रों को बड़ा आर्थिक घाटा सहन करना पड़ा। युद्ध में सहभागी न होने वाले राष्ट्रों को भी मार सहन करनी पड़ी, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। विदित तथा पराजित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। प्रथम विश्व युद्ध में जो सहभागी राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र के रूप में सामने आते हैं, वह थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और अमेरिका। लेकिन मध्यगत जो राष्ट्र थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया, इस तरह के युद्ध पुनः ना हो, इसलिए एक उपाय योजना करनी अनिवार्य थी। ऐसा सभी राष्ट्रों को लगने लगता है कि उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु चर्चा तथा समझौता करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। राष्ट्रसंघ की मुख्य जिम्मेदारी है युद्ध टालना मानी गई है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप में तथा यूरोप के बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यूरोप के पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हुए तथा नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। यूरोप के अनेक देशों की अफ्रीका और एशिया महाद्वीप की आवासीय बस्तियां थी। इन आवासीय वस्तु में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हुआ। इन आंदोलन में यूरोपीय राष्ट्रों के वर्चस्व में सम्मुख बड़ी चुनौती थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्थापित करने हेतु राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, परंतु राष्ट्रसंघ युद्ध टालने के लिए, युद्ध रोकने के लिए सफल नहीं हुआ। जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में तानाशाही शासन का निर्माण हुआ। इन सभी घटनाओं की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध को अब चलेंगे, हम देखते हैं वर्ष 1939 से लेकर 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में यह द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ। वह अधिक व्यापक तो था, लेकिन परंतु इस युद्ध में आर्थिक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया। अधिक उन्नत तकनीकी युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर एक बार आर्थिक संकट टूट पड़ा, जिसके तहत द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका महत्वपूर्ण सहभाग था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में सहभागी राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र देखें,
और अक्ष राष्ट्र देखें, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था, फ्रांस था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन, अमेरिका। लेकिन अक्ष राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। यहाँ पे मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका ये प्रथम विश्व युद्ध में थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका ये राष्ट्र थे। यहाँ पे अक्ष राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया पहले विश्व युद्ध में, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान और इटली था। तो चलेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में महत्वपूर्ण सहभाग था। अमेरिका ने अणुबम का निर्माण कर लिया। युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा तथा नागासाकी इन दोनों शहरों पर क्रमशः 9 और 9 अगस्त 1945 को अणुबम गिराए। अगर हम अपनी टीवी खोले होते सुबह 6 बजे हमें समाचार मिला होता कि 6 अगस्त, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आज तारीख, इस तारीख के तहत अगस्त महीने में 6 अगस्त का अगर आप देखते तो वहाँ छोटे से छोटा बालक भी अपने उन पूर्वजों के लिए सदैव आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ध्यान में रखता है, मन में रखता है और उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। अणुबम गिराए। बाद में एशिया में जापान की हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में समय विश्व स्तर पर जो अनेक घटनाएं घटी उनमें एक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध भी थी। आरंभ होता है उसका 1945 से लेकर 1991 तक प्रदीर्घ समय शीत युद्ध से व्याप्त था। इस कालखंड में कुछ परिवर्तन भी हम समीक्षा करेंगे। शीत युद्ध के बारे में देखें तो ध्यान में आता है दूसरे युद्ध में मित्र रहे अमेरिका तथा सोवियत यूनियन। युद्ध समाप्त होने पर परस्पर प्रतियोगी बने, सहयोगी नहीं, प्रतियोगी बने। उनके आपसी सहयोग का स्थान प्रतिद्वंद्वात्मक ने ले लिया। यह प्रतिद्वंद्विता वैश्विक राजनीति में 40-45 वर्षों से चली आ रही है। इन दोनों देशों में प्रत्यक्ष युद्ध तो नहीं हुआ, पर युद्ध की ज्वाला कभी भी धधक सकती है, इसका तनाव उनके संबंध में उत्पन्न हुआ। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं, पर युद्ध के लिए पूरक जैसी तनावपूर्ण परिस्थिति का वर्णन शीत युद्ध के रूप में किया जाता है। आज भी हमारे सामने वही स्थिति है। आज अमेरिका, रूस, भारत और फ्रांस सभी राष्ट्र एक मिल गए, लेकिन चीन अलग थलग पड़ा हुआ है। चीन के माध्यम से ये तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस कालावधि में अमेरिका ने महासत्ता तो थी, पर सोवियत यूनियन ने आणविक क्षेपण शास्त्रों की निर्मित कर अपने सैन्य सामर्थ्य बढ़ाकर महासत्ता बनने का प्रयत्न किया। अमेरिका तथा सोवियत संघ इन दो महासत्ताओं का संघर्ष, सत्ता स्पर्धा, शस्त्रास्त्र स्पर्धा, विचार प्रणाली के बीच भेद, एक दूसरे को सह और मात देने की वृत्ति, इन सभी बातों के कारण शीत युद्ध शुरू हो गया। उसके परिणाम क्या हुए? सैन्य संगठनों का निर्माण हुआ। शीत युद्ध की कालावधि में दोनों महासत्ताओं के सैन्य संगठनों का निर्माण किया। उसमें संबंधित होने वाले राष्ट्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन महासत्ताओं ने ले ली। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन था। उसी प्रकार वर्साय समझौता के तहत सोवियत संघ ने नेतृत्व वाला संगठन भी था। विश्व की द्विध्रुवीकरण, विश्व का द्विध्रुवीकरण शीत युद्ध काल में विश्व के अधिकांश देशों को महासत्ता के गुटों में शामिल हुए राष्ट्रों को इस तरह से दो गुटों में विभाजन होना अर्थात द्विध्रुवीकरण होना ही मानते हैं। इससे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ गया, तनाव का क्षेत्र फैला। उसके बाद शस्त्रास्त्र स्पर्धा, एक दूसरे को सह और मात देने के लिए महासत्ता बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रों का निर्माण करने लगे। अधिक से अधिक विध्वंसक प्रक्षेपण शास्त्र बनाने के संदर्भ में आवश्यक तकनीक का ज्ञान अवगत कराने हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। किंतु इन प्रक्षेपण शास्त्रों की होड़ में वैश्विक शांति खतरे में आ गई। इसका आभास दोनों महासत्ताओं को जाने के कारण प्रक्षेपण शास्त्रों के नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास भी इसी समय हुए। नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास भी इसी समय हुए। प्रादेशिक संगठनों का निर्माण, महासत्ता की ओर में विकसनशील राष्ट्रों ने एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रादेशिक स्तर पर संगठनों का निर्माण किया। उन्हें आर्थिक विकास महत्वपूर्ण लगता था। यूरोप के देशों ने यूरोपीय आर्थिक संघ का निर्माण तो किया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि एशियन संगठन का निर्माण हुआ। गुट निरपेक्षतावाद, शीत युद्ध की शुरुआत हो जाने पर उसी कालावधि में एक और विश्व का
ध्रुवीकरण हो रहा था, उसी के साथ साथ कुछ देशों ने महासत्ताओं की स्पर्धा में सम्मिलित नहीं होना था। ऐसे राष्ट्र महासत्ताओं की स्पर्धा से दूर रहने की नीति स्वीकार की। इसे गुट निरपेक्षतावाद कहते हैं। गुट निरपेक्षतावाद शीत युद्ध का काल एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। गुट निरपेक्षतावाद आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्र हुए नए देश गुट निरपेक्षता विचार का समर्थन किया। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वर्ष 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के अध्यक्ष मार्शल टीटो, इजिप्ट के अध्यक्ष गमाल अब्दुल नासेर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष डॉक्टर अहमद सुकार्नो और घाना के प्रधानमंत्री क्वामे नक्रुमा के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का मूल्यांकन अगर हम करें तो हमारे ध्यान में आता है यह आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन के तहत उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, ध्वंसवाद का विरोध किया। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण मार्ग से हल करने का प्रोत्साहन दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में भारत ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद के काल में भी इस आंदोलन को भारत ने ही सक्रिय समर्थन दिया। शीत युद्ध समाप्त हो जाने पर भी इस आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन मानवतावाद, वैश्विक शांति, समानता जैसे शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्रित होने में प्रेरित किया। शांतिमय मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हेतु इस आंदोलन प्रोत्साहन दिया। निरस्त्रीकरण, मानवाधिकारों का संवर्धन संबंध में आग्रहपूर्ण भूमिका अपनाते हुए गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन ने गरीब तथा विकसित राष्ट्रों की समस्या दृढ़ता में साथ रखी। आंदोलन ने एक नई राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO की मांग की। संक्षेप में कहा जाए तो शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी गुट निरपेक्षतावादी आंदोलन का महत्व कम नहीं हुआ। इस आंदोलन ने अल्प विकसित राष्ट्रों को एकत्र आने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में अपने वैचारिक प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाए। इस राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्मान के साथ खड़े होने का एक नया विश्वास दिलाया। उसके बाद देखेंगे हम शीत युद्ध का अंत अगले पीरियड में। तो मित्रों धन्यवाद। इतना ही आज के लिए। आप इसकी सविस्तर जानकारी लीजिए, उसे पढ़िए, समझिए और सुनिए और खुद ही इस लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।